नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका प्रतिज्ञा पाठशाला के YouTube चैनल पर। जैसा कि आपको पता है अभी हमारा चैप्टर सेकंड कंप्लीट नहीं हुआ है और आज हम वीडियो नंबर 5 पे पहुंच गए हैं। और आज हम किस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं? आज हमारा टॉपिक है कि जो हमने अपने विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाई थी। अब पंचवर्षीय योजनाएं क्या होती है इसका डिस्कस हम पहले की वीडियो में कर चुके हैं। तो वो जो हमने पंचवर्षीय योजनाएं बनाई उसकी क्या क्या सफलताएं हैं या क्या क्या उपलब्धियां हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि हमने जो भी 12 पंचवर्षीय योजना बनाई, हमें उन पंचवर्षीय योजनाओं के क्या क्या बेनिफिट्स हुए, क्या हमें कोई बेनिफिट्स हुए या हमने जो बेनिफिट सोचे थे, मतलब जो अपने देश के विकास को ध्यान में रखकर हमने जो पंचवर्षीय योजना बनानी शुरू की थी, क्या वो सारी की सारी उपलब्धियां हमें प्राप्त हुई या नहीं हुई, या हमें कौन कौन सी उपलब्धियां प्राप्त हुई, आज हम उस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था में, इसका मतलब हमारी इकोनॉमी में नियोजन की उपलब्धियां बताओ। मतलब जो हमने पंचवर्षीय योजना बनाई, जो हमने प्लानिंग करी, उसकी उपलब्धियां बतानी है आपको। उपलब्धियों को हम और क्या बोलते हैं? हम उसको सफलताएं भी कहते हैं। क्लियर? आगे इसी क्वेश्चन को ना वो दूसरे ढंग से भी दे सकता है एग्जाम में। वो किस तरह से पूछ सकता है? उसने क्या करा, उसने कहा कि चलो हम क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देते हैं। उसने क्या किया? उसने बोला भारतीय अर्थव्यवस्था में समृद्धि की दर बढ़ाने के लिए, समृद्धि की दर बढ़ाने के लिए मतलब अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए, ग्रोथ मतलब बढ़ाने के लिए योजनाएं कहां तक सफल हो पाई। मतलब जो आपने बोला ना कि अब हम अपने देश का विकास करेंगे, कैसे करेंगे? पंचवर्षीय योजना के आधार पे करेंगे। चलो ठीक है, तो जो आपने पंचवर्षीय योजना बनाई वो जो था वो योजनाएं कहां तक सफल हो पाई, क्या वो सफल हो पाई? तो हमें उस पर डिस्कस करना है। और उसके अंदर मैंने आपके सामने 9 पॉइंट्स लिखे हैं, बट आपको एग्जाम में इसमें से 5 या 6 पॉइंट लिख के आने हैं, बट हम रीड आउट सारे पॉइंट पे करेंगे। देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट है कि भाई जो हमने योजना बनाई, पंचवर्षीय योजना बनाई, प्लानिंग करी, उससे हमारी राष्ट्रीय आय क्या हो गई? बढ़ गई। राष्ट्रीय आय क्या हो गई? बढ़ गई। लेकिन ध्यान रखना कि पहली से लेके 5वीं योजना तक तो क्या हुई थी? हमारी राष्ट्रीय आय जो गई थी, बढ़ी थी। लेकिन उसके बाद जितना हमने अनुमान लगाया ना, उसके मुकाबले में कम बढ़ी। इसका मतलब ये नहीं कि बढ़ी नहीं, बढ़ी तो सही, लेकिन जितना हमने अनुमान लगाया, हमें लगा कि इतनी बढ़नी चाहिए। हमें लगा, मान लो हमें लगा कि 10% बढ़नी चाहिए, लेकिन वो 10% नहीं बढ़ी, वो उसके मुकाबले में कम बढ़ी, लेकिन बढ़ी। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है? राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो गई। भाई जो हमने पंचवर्षीय योजना बनाई उसकी सफलता क्या हो गई? जो हमारी नेशनल इनकम थी वो बढ़ गई। तो नेशनल इनकम बढ़ गई तो सिंपल सी बात है, जो प्रति व्यक्ति आय होगी वो भी क्या हो गई होगी? तो क्या कह रहा है बच्चा? कह रहा है सर प्रति व्यक्ति आय भी क्या हो गई? बढ़ गई। देखो प्रति व्यक्ति आय में भी क्या हो गई? वृद्धि हो गई। ठीक है, बचत तथा निवेश में भी क्या हो गई? वृद्धि हो गई। मतलब लोग अब ज्यादा से ज्यादा बचाने लगे और ज्यादा से ज्यादा निवेश करने लगे। कंपैरिजन किसके? किससे ज्यादा? मतलब जो हमारी 1947 से पहले की कंडीशन थी उसके मुकाबले में अब लोग जो थे, कब? पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान। कितनी पंचवर्षीय योजना है? 12 पंचवर्षीय योजना। हम सबकी बात कर रहे हैं, एक पंचवर्षीय योजना की बात नहीं कर रहे कि कहीं आप एक समझो। हम किसकी बात कर रहे हैं? सारी 12 की 12 पंचवर्षीय योजनाओं की बात कर रहे हैं कि पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान जो हमने प्लानिंग करी, इन प्लानिंगों से हमारी क्या हो गई? बचत की दर भी बढ़ गई और साथ साथ में क्या बढ़ गया? निवेश की दर भी बढ़ गई। और क्या हुआ? हमारी आधारिक संरचना अच्छी हो गई। कौन सी? आर्थिक भी और सामाजिक भी। देखो आगे उद्योगों का विकास हो गया। उद्योगों का विकास हो गया का मतलब, जबकि आपको पता होगा कि 1947 में केवल और केवल 7% ही उद्योग, 7% लोग ही उद्योग पर काम करते थे, तो उनका प्रतिशत क्या हो गया? बढ़ गया सर। आगे देखो आर्थिक आधारिक संरचना, मैंने बताया ना आर्थिक आधारिक संरचना में क्या क्या आता है? तो सर शक्ति आती है। शक्ति मतलब बिजली का उत्पादन आता है ना, तो वो भी क्या हो गया? बढ़ गया। ठीक है, आगे देखो सामाजिक आधारिक संरचना। सामाजिक आधारिक संरचना का मतलब क्या हुआ? सामाजिक आधारिक संरचना मतलब स्वास्थ्य सुविधाएं हो गई, स्कूल हो गए, कॉलेजेस हो गए, इनकी क्वांटिटी भी क्या हो गई? बढ़ गई। क्यों? क्योंकि पंचवर्षीय योजना के मॉडल के अंदर हमने अपने शिक्षा के क्षेत्र पर भी क्या दिया? ध्यान दिया। ठीक है, याद होगा हमने 8वीं योजना पढ़ी थी, अल्पकालीन योजनाओं में 8वीं योजना पढ़ी थी, जिसमें हमने किस पे ध्यान दिया था? शिक्षाओं पे ध्यान दिया था। ठीक है, रोजगार के अवसर बढ़ गए लोगों के लिए
और अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी हमारा क्या हो गया, बढ़ गया। ये सब कब हुआ, पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान। कौन सी पंचवर्षीय योजना, किसी एक नहीं बल्कि सारी 12 की 12 पंचवर्षीय योजनाओं का मिला के उपलब्धियां लिख रहे हैं हम, किसी एक की नहीं लिख रहे। अब इसको ना एक बार विस्तार से देखते हैं कि हमें एग्जाम में कैसे फिलअप करना है। देखो ध्यान से, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, कि राष्ट्रीय आय क्या हो गई सर, बढ़ गई। देखो राष्ट्रीय आय में वृद्धि आर्थिक समृद्धि का प्रतीक है। अगर राष्ट्रीय आय बढ़ती है तो इसका मतलब क्या हो गया, देश के अंदर क्या हो रही है, आर्थिक समृद्धि हो रही है, ठीक है, का प्रतीक है। हम विकास की लक्षित दर, इसका मतलब जितना हमने डिसाइड किया उतना प्राप्त करने में विफल रहे। हमने सोचा 5% मिलनी चाहिए, लेकिन हमें कितनी मिली, केवल 2% मिली। लेकिन पहले के मुकाबले में राष्ट्रीय आय बढ़ी तो सही ना। समझ में आ रहा है कि कहना क्या चाहता है, ये कहना चाहता है कि भाई जितना आपने डिसाइड किया ना उतना तो नहीं बढ़ा, लेकिन हाँ पहले के मुकाबले में क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। लक्षित दर प्राप्त करने में विफल रहे, फिर भी आर्थिक स्थिरता का वह गतिरोध टूट गया। कौन सा गतिरोध, और आर्थिक स्थिरता मतलब जो पहले से हम स्थिर बने हुए आ रहे थे ना, वो गतिरोध टूट गया और पहले के मुकाबले में क्या हो गई, बढ़ गई। लेकिन जितनी हमने सोची थी उसके मुकाबले में वो उतनी नहीं बढ़ी, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, गतिरोध टूट गया था जिसने स्वतंत्रता से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था को जकड़ रखा था। इसका मतलब 1947 से पहले जो स्थिरता थी, हमारी राष्ट्रीय आय नहीं बढ़ रही थी, प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ रही थी, उसको क्या हुआ, पंचवर्षीय योजना बनाने से वो गतिरोध टूट गया और हम पहले के मुकाबले में ज्यादा हो गए, लेकिन जितना सोचा था उतना नहीं हुआ, ठीक है। देखो उदाहरण दे दिया, एग्जाम्पल दे रहा है कि भाई पहली योजना में लक्ष्य कितना था, 2.1। जब हमारी पहली पंचवर्षीय योजना बनी, कब बनी बेटा, बताओ भाई जल्दी बताओ। तो वो कह रहा है सर 1951। तो हमने कितना लक्ष्य रखा था, हमने लक्ष्य रखा 2.1, लेकिन हमारा वो मिल कितनी गई, 4.6। इसका मतलब पहले जो हमने पहली योजना बनाई उसमें हमने जितना लक्ष्य रखा उसके मुकाबले में ज्यादा मिली। लेकिन आगे देखो, दूसरी से लेकर 10वीं योजना तक, सारी बातें इकट्ठी कर दी। अब योजना तक लक्ष्य 5% था, कितना था, 5% था, जबकि यह 5वीं से 10वीं योजना तक ही मिला। इसका मतलब दूसरी में नहीं मिल पाया, तीसरी में नहीं मिल पाया, चौथी में ये जो हमने लक्ष्य बनाया था कितने का, 5% का, ये नहीं मिला। लेकिन कब मिला, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं योजना में हमारे को जो हमने लक्ष्य बनाया था वो हमें क्या हो गया, मिल गया, ठीक है। समझ में आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई, लेकिन उतनी नहीं हुई, कितनी नहीं हुई, जितना हमने लक्ष्य बनाया था। लेकिन हाँ सर, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जिसमें हम जकड़े हुए थे ना, जिस स्थिरता में हम जकड़े हुए थे वो टूट गई। तो ये हमारी क्या हो गई, उपलब्धि हो गई। इसका मतलब जहां पे हम पहले फंसे हुए थे वहां से तो निकल गए, ठीक है, उसके मुकाबले में तो बढ़ गई, लेकिन जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है प्रति व्यक्ति आय का बढ़ना। इसका मतलब जैसे राष्ट्रीय आय बढ़ी तो प्रति व्यक्ति आय भी क्या हो गई, बढ़ गई। देखो नियोजन की अवधि से पहले प्रति व्यक्ति आय में होने वाली वृद्धि दर केवल नाम मात्र की थी। इसका मतलब जब तक हमने पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई थी तब तक जो हमारी प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही थी वो कैसी बढ़ रही थी, नाम मात्र की बढ़ रही थी। क्यों? क्योंकि हमें पता है, क्या पता है कि जो भी प्रॉफिट होता था वो किसके हक में चला जाता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के, तो हमारे हक में तो आता ही नहीं था। तो हमारी प्रति व्यक्ति आय क्या थी, कम थी, ठीक है। समय के साथ साथ जैसे जैसे टाइम क्या हो गया, बीतता गया और हमने क्या बनाना शुरू करी, पंचवर्षीय योजनाएं, प्रति व्यक्ति आय में महत्वपूर्ण वृद्धि रिकॉर्ड की गई। इसका मतलब प्रति व्यक्ति आय क्या हो गई, बढ़ने लगी। आरंभ में वृद्धि की गति धीमी थी। स्टार्टिंग में जब हमने पहली पंचवर्षीय योजना बनाई तो जो हमारी प्रति व्यक्ति आय के बढ़ने की दर थी वो क्या थी, धीमी थी, ठीक है, अर्थात केवल 2.7%। इसका मतलब कितनी इनकम बढ़ रही थी, 2.7% प्रति व्यक्ति इनकम बढ़ रही थी, ठीक है। अब देखो लास्ट वाला पॉइंट में भी शायद नहीं दिख रहा होगा, मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि का अर्थ है अगर प्रति व्यक्ति इनकम बढ़ रही है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ देश की प्रति व्यक्ति जनसंख्या के लिए वस्तु तथा सेवाओं की अधिक उपलब्धता। इसका मतलब अगर प्रति व्यक्ति इनकम बढ़ रही है तो इसका डायरेक्ट या इनडायरेक्टली ये हो गया कि प्रति व्यक्ति उपभोग करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता भी क्या हो रही है,
बढ़ रही है। ठीक है, अगर ये बढ़ी मतलब प्रति व्यक्ति इनकम बढ़ी तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं क्या कि हमारे देश में प्रति व्यक्ति उत्पादन के लिए, जो उपभोग के लिए उसको जो सामान चाहिए वो भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, दोनों पॉइंट समझ में आ गया कि भैया सर हमने ना पंचवर्षीय योजनाएं बनाई, ठीक है बनाई, उसकी हमारी क्या क्या उपलब्धियां हुई। पहली उपलब्धियां सर राष्ट्रीय आय बढ़ गई, दूसरी उपलब्धि क्या हुई सर, प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई। किसी एक में नहीं, सारी पंचवर्षीय योजनाओं को मिला के बात कर रहे हैं। अगला पॉइंट है बचत तथा निवेश की दर में वृद्धि। इसका मतलब पहले के मुकाबले में व्यक्ति जो बचत कर रहा था वो क्या हो गई, बढ़ गई। क्यों बढ़ गई, नेचुरल सी बात है यार, जब इनकम बढ़ गई तो बचत भी क्या हो गई, बढ़ गई ना। ठीक है, देखो आगे, बचत तथा निवेश आर्थिक विकास के प्रमुख तत्व है। अगर किसी देश को विकास करना है तो उसे ज्यादातर किस पे ध्यान देना चाहिए, बचत पर और निवेश पर, कि मतलब बचत भी करेगा और निवेश भी करेगा। इससे क्या होगा, क्योंकि निवेश होगा तो अगर एक व्यक्ति निवेश करेगा तो दूसरी व्यक्ति की क्या होगी, इनकम होगी। ठीक है, देखो आगे, बचत तथा निवेश आर्थिक विकास के प्रमुख तत्व होते हैं। योजनाओं की अवधि में, अभी कौन सी योजना की बात कर रहा है बताओ, वो कह रहा है सर पंचवर्षीय योजना की अवधि की बात कर रहा है। ठीक है, योजनाओं की अवधि में बचत तथा निवेश की दर भी क्या हो गई, बहुत बढ़ गई। कैसे बढ़ गई, एग्जांपल दे रहा, देखना ध्यान से देखना। बचत की दर 1950-51 में जब हमने पंचवर्षीय योजना बनानी शुरू की तब कितनी थी, 9.5% थी। कितनी थी, 9.5% थी। और ये जो डेटा है ये डेटा है 2016-17 का। हम कब से कंपेयर कर रहे हैं, 2016-17। और 2016-17 में ये जो दर 9.5 थी ये बढ़कर कितनी हो गई, 30.3%। 30.3%। अब देखो बच्चा क्या कह रहा है, वो कह रहा है सर एक बात बताओ कि ये जो डेटा है क्या ये डेटा हमें पेपर में लिख के आना पड़ेगा। तो हाँ, हमें ये डेटा पेपर में लिख के आना पड़ेगा, बट अप्रोक्स लिख दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लास 12th के अंदर इतना एक्यूरेट डेटा लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी आपको डेटा याद रखना चाहिए और आपको डेटा लिखना चाहिए, आपका आंसर इंप्रेसिव लगता है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। तो निवेश की दर, ये तो बचत की दर की बात कर रहा है कि भाई आप कह रहे हो कि पंचवर्षीय योजनाओं के कारण बचत की दर बढ़ गई। तो सर हमने देख लिया कि पहले 9% थी और बाद में कितनी हो गई, 30% हो गई। ठीक है, अब निवेश की बात करते हैं। निवेश की दर भी पहले 9.3 थी, कितनी थी, 9.3, और 2016-17 में बढ़कर कितनी हुई, 30.9। दोनों की दोनों बढ़ गई ना। किसकी वजह से बढ़ी, पंचवर्षीय योजनाओं की वजह से। क्यों, क्योंकि अब हम अपने देश का विकास किसके आधार पे कर रहे हैं, प्लानिंग के आधार पे कर रहे हैं, और प्लानिंग हमारी सक्सेसफुल रह रही है तो इस वजह से बचत और निवेश भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगला था कृषि में संस्थागत एवं तकनीकी परिवर्तन। ठीक है, कृषि के अंदर क्या क्या आ गया, संस्थागत और तकनीकी परिवर्तन। इसके बारे में ना बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे अपने चैप्टर नंबर नेक्स्ट में, चैप्टर नंबर 3 में, जहां पे हमें बहुत सारी चीजें जानने को मिलेगी। इसमें यहाँ पे हम सिर्फ इसका बेसिक चीज जान रहे हैं कि जो कृषि थी उसमें संस्थागत भी और तकनीकी परिवर्तन भी आया। इसका मतलब पहले पता था आपको कि जोते जोती थी, छोटी छोटी होती थी, तो चकबंदी कर दी गई। पंचवर्षीय योजनाओं के उनके अंदर हमने प्लानिंग करी और खेतों की क्या कर दी, चकबंदी कर दी। अब वो कह रहा है सर चकबंदी क्या होता है, चकबंदी का मतलब होता है बहुत सारे खेतों को एक साथ जोड़ देना। ठीक है, ध्यान रखना। आगे आगे देखते हैं इसके अंदर क्या है, प्रौद्योगिकी में सुधार। इसका मतलब जो हम प्रौद्योगिकी मतलब जो हम वहां पे टेक्निक यूज कर रहे थे उसमें क्या आ गया, सुधार आ गया। कृषि उत्पादन और उत्पादकता में क्रांतिकारी वृद्धि आई। अब उत्पादन और उत्पादकता में फर्क होता है, ये हमने पीछे पढ़ लिया है। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, टेक्निक में सुधार आया, पहले के मुकाबले में हम नई टेक्निक का यूज करने लगे। किसकी वजह से, पंचवर्षीय योजना की वजह से, जिसकी वजह से क्या हो गया, जो उत्पादन था और उत्पादकता थी वो दोनों की दोनों क्या हो गई, बढ़ गई। लिखा ना, क्रांतिकारी वृद्धि लाई। आपको पता होगा हरित क्रांति हुई 1967 हुई ना, ये सब किसकी वजह से हुई, ये सब हमारी पंचवर्षीय योजनाओं की कारण नहीं हुआ। ठीक है, जिससे खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता आई। क्या आई, हम खाद्यान्न में क्या हो गए, आत्मनिर्भर हो गए। ठीक है, आगे देखो भूमि सुधार हुए। कैसे हुए, राज्य और भूमि जोतने वालों के बीच मध्यस्थों का उन्मूलन कर दिया। मतलब वो जो बीच में मध्यस्थ थे ना, मैंने आपको बताया था जिसमें 3 थे, हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, भू राजस्व प्रणाली। तो जो मध्यस्थ थे उनका उन्मूलन हो गया, मतलब उन्हें खत्म कर दिया गया। ठीक है, देखो और आगे क्या है, जोतों की चकबंदी कर दी गई। मतलब वो जो जोत बिखरे हुए थे उनको सबको इकट्ठा करके एक कर दिया गया। और उसके बाद लगान का नियमितीकरण कर दिया गया, मतलब लगान को बांट दिया गया, मतलब एक फिक्स अमाउंट कर दिया गया कि भाई आप अपनी
जितनी भी आपका प्रॉफिट होगा, जितनी भी आपकी फसल होगी, उसका 1/3 से ज्यादा आप लगान में नहीं दे सकते। क्लियर हो गया? या नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये किया। कृषि में क्या क्या सुधार किए उन्होंने जोतों की चकबंदी कर दी। कैसे कर दी? पंचवर्षीय योजनाओं के आधार पर। क्यों? क्योंकि विकास हमारे हाथ में आ गया, देश की बागवान हमारे हाथ में आ गई, हमने पंचवर्षीय योजना बनाई और उसमें क्या किया, ये हमारी उसमें क्या थी, एक उपलब्धि थी, ठीक है। कृषि का विकास हुआ, हरित क्रांति हुई, ये सब इसी के अंदर है। आगे देखो, उद्योगों का विकास एवं विविधीकरण। उद्योग भी क्या हो गए, हमारे बढ़ गए, क्योंकि आपको पता होगा जो हमने दूसरी पंचवर्षीय योजना बनाई थी 1956, उसमें कहां पे ध्यान दिया था हमने, बताओ? उद्योगों पर। कहां पे ध्यान दिया था? उद्योगों पर, ठीक है। देखो, पंचवर्षीय योजनाओं में आधारभूत तथा पूंजीगत उद्योग, कौन कौन से? आधारभूत मतलब जो हमारे बेसिक है, और पूंजीगत। अब पूंजीगत उद्योग क्या होते हैं, मैंने बताया था आपको। पूंजीगत उद्योग का मतलब होता है ऐसे उद्योग जिससे किसी मशीन का निर्माण होता है, मतलब मशीन बनाती है, उसको बोलते हैं पूंजीगत उद्योग, ठीक है। देखो, जैसे लोहा, इस्पात, मशीनरी, खाद को बड़ा धक्का दिया। अब धक्का देने का मतलब ये नहीं है कि वो रुक गया, धक्का देने का मतलब ये है कि वो जो रुका हुआ था ना, तो पंचवर्षीय योजना बनाई, हमने सारा का सारा ध्यान उधर लगाया, और उधर लगा के किधर, उद्योगों पर लगाया। और उद्योगों पर लगाने से क्या हुआ कि जब हमने उद्योगों पर ध्यान लगाया तो उसको हमारा को धक्का मिला मतलब वो आगे की तरफ बढ़ा, क्योंकि उसको हमने प्रेशर दिया। क्या प्रेशर दिया? मतलब जब हमने सारा का सारा ध्यान उस पर लगाया तो क्या हो गया, उसका क्या हो गया, विकास हो गया, ठीक है। देखो, पंचवर्षीय योजनाओं में आधारभूत तथा पूंजीगत उद्योग कौन से? जैसे लोहा, इस्पात, मशीनरी को बड़ा धक्का दिया। उपभोक्ता वस्तुओं, अगला पॉइंट है, उपभोक्ता वस्तुओं, उद्योग के क्षेत्र में देश लगभग आत्मनिर्भर हो चुका है। इसका मतलब क्या हो गया कि अब ये सारे के सारे उद्योग कहाँ है, हमारे पास, अपने पास है। ये सब किसकी वजह से हुआ? पंचवर्षीय योजना की वजह से, ठीक है। आगे देखो, भारत की अर्थव्यवस्था संसार की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, वो भी किसके क्षेत्र में? उद्योगों के क्षेत्र में। किसकी वजह से? पंचवर्षीय योजना की वजह से। विकास कहाँ आ गया? हमारे हाथ में आ गया। हमने अपने विकास के लिए क्या करी? पंचवर्षीय योजना बनाई, और उस पंचवर्षीय योजना के अंदर हमने कहाँ ध्यान दिया? उद्योगों पर दिया। और उद्योगों पर ध्यान देने से क्या हुआ, हमारे आधारभूत और पूंजीगत दोनों उद्योग क्या हुए? डेवलप हुए। और दोनों उद्योग डेवलप होने से क्या हुआ, जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी वो कहाँ आ गई? वो विश्व की औद्योगिक अवस्थाओं में से 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पे आ गई, ठीक है। आगे देखो, आर्थिक आधारित संरचना। आर्थिक आधारित संरचना के अंदर कौन कौन से होते हैं? यातायात के साधन बताए थे मैंने आपको पहले भी, ठीक है। और हमने कौन सा बताया था? शक्ति का। तो देखना जरा, यातायात तथा संचार के साधन, यातायात तथा संचार के साधन, सिंचाई की सुविधा, बिजली उत्पादन क्षमता, बैंकिंग तथा बीमा सुविधाएं आर्थिक आधारित संरचना के मुख्य तत्व है। क्या क्या आता है? यातायात आता है सर। क्या आता है? संचार आता है। संचार का मतलब टेलीकॉम, टेलीफोन वगैरह, ठीक है। सिंचाई की सुविधा, ठीक है, पता होगा आपको 1947 से पहले हम किस पे निर्भर थे? हम निर्भर थे वर्षा पर, लेकिन उसके बाद हमने क्या करा? कुएं खुदवाए, ट्यूबवेल लगवाई, ठीक है। बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ गई, बैंक खुल गए, बीमा सुविधाएं, ये सब किसकी वजह से हुआ? पंचवर्षीय योजना की वजह से। आगे देखो, भारतीय रेल विश्व की सबसे लंबी रेल नेटवर्क हो चुकी है। इससे पहले अंग्रेजों ने सिर्फ अपने फायदे के लिए किया, लेकिन जब अंग्रेज गए तो उसके बाद हमने रेलवे के काम को बढ़ाया, और आज विश्व का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किसका है? इंडिया का है, ठीक है। बिजली उत्पादन की क्षमता में भी काफी वृद्धि हुई। इसका मतलब बिजली की उत्पादन क्षमता भी क्या हो गई? बढ़ गई, ठीक है। आगे देखो, एक आखिरी पॉइंट है, 7 पॉइंट, सामाजिक आधारित संरचना। आपको पता है स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी हमारी बदल गई है, आपको पता है स्कूल कॉलेजेस कितने बदल गए हैं। ये सब किसकी बदौलत हुआ? मतलब ये सब उपलब्धि हमें कहां से प्राप्त हुई? ये सब सफलताएं कैसे हुई? तो ये सब सफलताएं हमें किसकी वजह से मिली? पंचवर्षीय योजनाओं की वजह से, ठीक है। देखो आगे, स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाएं देश की सामाजिक आधारित संरचना के मुख्य प्राचल है। पहले तो थोड़ा सा इसके अंदर भूमिका लिखी। क्या लिखी? कि भाई स्वास्थ्य एवं शिक्षा, क्योंकि मैंने बताया सामाजिक आधारित संरचना में दोनों चीज आती है, ठीक है। क्या कह रहे हैं? स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाएं देश की सामाजिक आधारित संरचना के मुख्य प्राचल है। मुख्य प्राचल का मतलब मुख्य पैरामीटर है। अगर किसी देश का विकास देखना है ना, तो हम कहां से देखेंगे? हम यहीं से देखते हैं कि उनकी स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी है, उनकी शिक्षा प्रणाली कैसी है, ठीक है। आगे देखो, समय के साथ साथ इसमें काफी सुधार हुआ है। सुधार के फलस्वरूप जो हमने सुधार किया, किसमें? शिक्षा में और स्वास्थ्य में, मृत्यु दर क्या हो गई?
कम हो गई, शिक्षा दर क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, देखो मृत्यु दर में क्या हुई, काफी कमी आई, जीवन की प्रत्याशा क्या हो गई, बढ़ गई, शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल जाने वालों की संख्या 3 गुना बढ़ गई और कॉलेज जाने वालों की संख्या 5 गुना बढ़ गई। ठीक है, समझ में आया कि हमने क्या क्या किया, ये सब हुआ। अब एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं। क्विक रिवीजन में क्या होता है कि हमें सारे पॉइंट्स को देखना होता है। देखो जल्दी से, क्वेश्चन क्या था कि भाई आपने प्लानिंग करी, उस प्लानिंग के आपको क्या क्या बेनिफिट हुए। बेनिफिट नंबर 1 सर राष्ट्रीय आय बढ़ गई, बेनिफिट नंबर 2 सर प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई, बेनिफिट नंबर 3 प्रौद्योगिकी में परिवर्तन हो गया, बेनिफिट नंबर 4 सामाजिक आधारित संरचना बढ़ गई, अच्छी हो गई, बेनिफिट नंबर 5 स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास हुआ, बेनिफिट नंबर 6 उद्योग का विकास एवं विविधीकरण हुआ, बेनिफिट नंबर 7 कृषि में संस्थागत एवं तकनीकी परिवर्तन हुए। ठीक है, समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें इनमें से ना, इन 9 पॉइंटों में से कोई भी एग्जाम के अंदर 6 या 7 पॉइंट मेंशन करके आने हैं। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का तो हमें 7 पॉइंट लिखने हैं, अगर 4 मार्क्स का आता है तो हमें क्या करना है, हमें 4 मार्क्स के अंदर 4 पॉइंट्स मेंशन करके आने हैं कि ये हमारी क्या थी, सफलताएं थी। क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार।